नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद दुबे लेकर आ गया हूं आपके लिए कक्षा 9 का विज्ञान का दोस्तों पहला चैप्टर, जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो दोस्तों मजे करिए, क्योंकि आज इस वीडियो को हम मात्र अपने एक वीडियो में एकदम फुल सफा कर देने वाले हैं। ये वीडियो उतना बड़ा नहीं है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा कम समय में चैप्टर 1 को पढ़ाने का पूरा प्रयास करूंगा। एकदम बेहतरीन ढंग से पढ़ाने का प्रयास करूंगा, एकदम धमाकेदार तरीके से पढ़ाने का प्रयास करूंगा। बस आप को करना क्या है, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। एक अदर स्टेशन पर भी मैं डालते रहता हूं भाई साहब वीडियो, यानी दूसरे चैनल पर, जिसका नाम है स्टडी कवच। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जा करके धमाकेदार तरीके से उसे भी ज्वाइन कर लो और बने रहो मेरे साथ मेरे वीरों। आज एकदम हिला के रख देना है बाजार पूरा, समझे? एकदम धमाकेदार तोड़ देना है एक बार में। जितना लिखा है उतने में लपेटना है वीडियो को, ठीक? हाँ, एक और हेडिंग लास्ट में बचेगी, उसको यहाँ पे मैंने इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि वो थोड़ा सा और ज़्यादा लेंथी होगा। तो इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे आसपास के पदार्थ। तो दोस्तों जो हमारे अगल बगल के मैटर्स हैं, जो अगल बगल के पदार्थ हैं, हमें उनके बारे में पढ़ना है। पहली बात तो इतना क्लियर हो जाइए। चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री कक्षा 9 आ चुकी है दोस्तों। सबसे पहली बात कि भाई मैटर यानी पदार्थ के बारे में पढ़ रहा है, हम लोग पढ़ रहे हैं। तो सबसे पुराने जमाने से चलते हैं ना भाई, तो उस जमाने से चलते हैं जहां से इनकी भैया ताकत और हैसियत पता चल जाएगी। तो देखिए दोस्तों, आज से कई हजार साल पहले कह सकते हैं, या कई सौ साल पहले ये भी कह सकते हैं। तो कई सौ साल पहले जो है हमारे वेद पुराणों से हमें पता चलता है कि तत्व 5 प्रकार के हुआ करते थे, ठीक? जैसे ही आपने सुना भी होगा, आकाश, जल, गगन, समीर और आग। इस तरीके से जो है 5 तत्वों को मिलाया गया। परंतु अब के वैज्ञानिकों ने इसको जो है रासायनिक और भौतिक गुणधर्मों के आधार पर अलग कर दिया है। ये तो समझ रहे हैं, ठीक? तो बात कर लेते हैं कि भैया पदार्थ होता क्या है। तो जो सबसे पहली हेडिंग है हमारी कि भैया द्रव्य को ही पदार्थ कहते हैं, याद रखिएगा। अंग्रेजी में इसको मैटर कहते हैं, ठीक? तो द्रव्य संसार की वह प्रत्येक वस्तु जिसमें कुछ भार हो, संसार की वह प्रत्येक वस्तु जिसमें कुछ भार हो तथा वह कुछ स्थान घेरे, यानी जिसमें द्रव्यमान हो और आयतन हो, वह पदार्थ कहलाती है। आयतन का मतलब होता है दोस्तों, कोई चीज जब कुछ जगह घेरती है तो उसको हम आयतन कहते हैं। द्रव्यमान जो उस पदार्थ के अंदर उपस्थित मात्रा होती है वो द्रव्यमान कहलाती है। अंग्रेजी में द्रव्यमान को हम लोग मास कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मास कहते हैं। इसे स्मॉल m से दर्शाया जाता है। अब बात करते हैं, इसी के बगल में भार है। तो याद रखिएगा, द्रव्यमान और भार दोनों अलग अलग होता है, यानी मास और वेट दोनों अलग अलग होते हैं। तो व्हाट डिफरेंस बिटवीन, तो ये क्या डिफरेंस है इन लोगों के बीच में? तो बात करते हैं द्रव्यमान और भार के अंदर अगर भाई साहब की क्या डिफरेंस है, तो सीधी सी बात है कि द्रव्यमान किसी वस्तु में उपस्थित, मैं बात कर रहा हूं अपने इस मार्कर की, कि मान लेते हैं भाई ये देखिए इस मार्कर, ये मेरे हाथ पर उतना ही स्थान घेर रहा है जितना इस व्हाइट बोर्ड पे, बिल्कुल उतना ही मेरे शरीर के ऊपर। सही कहा कि नहीं कहा? इसमें कुछ भार भी है, तो यानी ये पदार्थ है। और हम बात कर रहे हैं कि द्रव्यमान और भार में अंतर क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले द्रव्यमान की परिभाषा याद रखिएगा कि किसी पदार्थ के अंदर वास्तविक में उपस्थित उसकी मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं, ठीक दोस्तों, ठीक? और भार क्या होती है दोस्तों? तो पृथ्वी जिस बल के साथ किसी पदार्थ को अपनी ओर खींचती है वह भार कहलाता है। जैसे मैंने इसको छोड़ा तो भाई साहब देखो, ये तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे जा रहा है, और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये त्वरित हो रहा है। त्वरण का मतलब क्या है? जब कोई चीज ऐसे जाते रहे और यू स्पीड से आगे बढ़े, यानी एक वह समय जिसमें किसी वस्तु के परिवर्तन दर को ही त्वरण
त्वरण कहते हैं। बात सही कही, बात सही कही। इसलिए द्रव्यमान और भार में एक संबंध भी है, इसलिए द्रव्यमान और भार में एक संबंध भी है, W बराबर mg, यानी वेट इक्वल टू ये आपका द्रव्यमान, m फॉर द्रव्यमान, और ये आपका g फॉर ग्रेविटी, त्वरण के लिए, एक्सीलरेशन के लिए आ रहा है दोस्तों। ये g फॉर गुरुत्वीय जनित त्वरण है। क्या है? गुरुत्वीय जनित त्वरण, यानी गुरुत्वाकर्षण के कारण जनित त्वरण के बारे में बात कर रहा है भाई साहब, ये समझ लीजिए, ये एकदम आप समझ लीजिए। तो भाई साहब, तो द्रव्यमान, भार और इसके रिलेशन को आपने समझ लिया बेहतरीन ढंग से, ठीक। तो आप ये भी देख चुके कि आयतन क्या होता है, तो भाई द्रव्यमान क्या होता है, ये सब बातें यहाँ पे क्लियर हैं, ठीक मेरे बच्चे। कोई तकलीफ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी होना तो कमेंट में बता देना कि हाँ सर यहाँ पे नहीं समझ में आया, क्या बातें हैं वहाँ पे, मैं आपको तुरंत कमेंट कर दूंगा, ठीक। अब देखिए, अब बात कर लेते हैं पदार्थ की भौतिक स्वरूप। पदार्थ का भौतिक स्वरूप यानी पदार्थ वास्तव में दिखता कैसा है, पदार्थ बना कैसे, पदार्थ है क्या, कैसे पता चलेगा सर? तो भैया आंसर है ना, देखो पदार्थ कणों से बना है, पदार्थ छोटे 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 कणों से बना है, इन्हीं कणों को एटम कहते हैं। क्या कहते हैं? एटम। और सबसे पहला एटॉमिक थ्योरी जॉन डाल्टन ने कहा था कि भैया ये नॉन डिविजिबल है, इन्हें काटा नहीं जा सकता, इन्हें और छोटा करके नहीं देखा जा सकता, परंतु मिथ्या कर दिया किसने? जॉन डाल्टन के इस सिद्धांत को जे थॉमसन ने भाई साहब सफा चट कर दिया और इलेक्ट्रॉन की खोज कर डाली। फिर उसी तरीके से न्यूट्रॉन आ गया और प्रोटॉन आ गया, तो इन तीनों ने तो धज्जियां उड़ा दी भाई साहब, छोटा करके दिखा दिया। बात आया समझ में? एकदम क्लियर। तो पदार्थ कणों से बना है और ये कण बहुत छोटे होते हैं क्योंकि एटम नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है। बात याद रखिएगा, इन कणों को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है भाई साहब, इतने छोटे कण हैं, पदार्थ इतने छोटे कणों से मिलकर बना है, इतने छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है कि भाई साहब इन्हें देखा नहीं जा सकता। और इन कणों में उस पदार्थ के सारे रासायनिक और भौतिक गुण मौजूद होते हैं। इस बात को भी ध्यान रखने योग्य है। आपको एक एक बात जब आप ध्यान रख के पढ़ेंगे भाई साहब, तब आप आगे जाएंगे, और एकदम प्रेम से पढ़ना है, एकदम मन लगा के पढ़ना है। बात आया समझ में? अब देखिए, अब अगला नंबर आता है हमारा पदार्थ के गुण, क्वालिटी ऑफ मैटर, ठीक। क्वालिटी ऑफ मैटर, पदार्थ के गुण। तो दोस्तों पदार्थ के क्या क्या गुण हैं? तो सबसे पहला, पदार्थों के कण के बीच स्थान रिक्त रहता है, यानी जो मान लेते हैं, मैं अभी समझाता हूं आपको, मान लेते हैं कि ये कोई एक लोहे का टुकड़ा है और इसके जो कण हैं ऐसे पास पास सटे हैं, ऐसे एकदम पास पास सटे हैं, सटे रहेंगे, एकदम पास पास सटे हैं दोस्तों, ऐसे करके पास पास सटे हैं। पास पास सटने के कारण भी आप देखते हैं इनमें, ये देखिए, ये कुछ स्थान रिक्त रह जाता है। तो ये वही कह रहा है कि कण, पदार्थ के कणों के बीच स्थान रिक्त रहते हैं, यानी कुछ कुछ स्थान खाली रहते हैं, कभी कभी अवनमन में खाली रहते हैं, कभी कभी कुछ और तरीकों से खाली रहते हैं। फिर उसके बाद हम क्या देखते हैं, इनमें क्रिस्टलीय संरचना पाई जाती है। कैसी संरचना पाई जाती है? क्रिस्टलीय संरचना पाई जाती है, अक्रिस्टलीय संरचनाएं भी पाई जाती हैं। ये 1 डायमेंशियल, 2 डायमेंशियल और 3 डायमेंशियल होती हैं। सीधी सी बात है। चैप्टर आप 1 में, कक्षा 12 में जब आप ठोस पदार्थ को पढ़ेंगे तो वहां पे और बातें आपको पता चलती हैं इनके बारे में। फिलहाल दूसरा नंबर, कणों पर ताप का प्रभाव। अब देखिए भाई साहब, एक चीज सोचिए, अगर कोई लोहे का टुकड़ा है, अगर कोई लोहे का टुकड़ा है और आप इसे आग पे गर्म करेंगे, भाई साहब गर्म करेंगे, तो देखिए इसका एक अपना गलनांक होता है। गलनांक क्या होता है मैं बताता हूं, मैं बताऊंगा, सब कुछ यहाँ पे लिख के रखा है आपके लिए, सब कुछ आपके लिए लिख के रखा है भाई साहब, ठीक। तो देखिए, मैं ये सीधा सीधा कह सकता हूं, मैं सीधा सीधा ये कह सकता हूं कि भाई अगर ये लोहा है तो ये गलेगा तो है ही ना, गलेगा कि नहीं गलेगा? पिघलेगा, ये पिघलेगा भाई साहब, बिल्कुल पिघलेगा। लेकिन कैसे? इसको गर्म करना पड़ेगा। और कितना कि भैया ये पिघल जाए, ये पिघल जाए, तो यानी गर्म करने पर ये ठोस अवस्था द्रव अवस्था में आ जाएगी। यानी सीधी सी बात कि जब हम इनको गर्मी देते हैं तो इनके कणों के बीच में ऊर्जा आ जाती है। ये कौन सी ऊर्जा है? ये काइनेटिक एनर्जी है, यानी गतिज ऊर्जा है। यानी इन कणों के ऊपर भैया गर्मी का भी प्रभाव पड़ता है, यानी ताप का प्रभाव पड़ता है। बात आया समझ में कि नहीं? बात आया समझ में? अब देखिए दोस्तों, अब
अब यहाँ पे हम चलते हैं, कणों के बीच आकर्षण बल होता है। तो पदार्थ के कण एक दूसरे से इतना प्रबल चपके रहते हैं तो कोनो न तो कोनो आकर्षण बल तो जरूर ही होगा। तो कुछ आकर्षण बलों के बारे में बात कर लेते हैं। तो कुछ आकर्षण बल जैसे आपका गुरुत्वाकर्षण बल है, सबसे नगण्य बल है, सबसे नगण्य बल है। ठीक उसी तरीके से विद्युत बल भी होता है, थोड़ा सा ये मजबूत पड़ता है, परंतु सबसे मजबूत बल कौन सा है? नाभिकीय बल है। कौन सा बल है? नाभिकीय बल है। तो बल तो कई प्रकार के हैं, जो यहाँ पे लगेगा वो अलग है, परंतु हम बात करते हैं तो नाभिकीय बल जो होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। लेकिन बस दिक्कत है भाई, दिक्कत है। कौन सी दिक्कत? एक दिक्कत है इसके अंदर, वो है कि बहुत कम जगह में लगता है। जैसे अब मैं बात करूंगा तो बहुत ज़्यादा डीप उतरना पड़ेगा, तो बात को बस इतना समझा देता हूं कि अभी आपका वो सिलेबस तो शुरू नहीं हुआ है, लेकिन मैं अभी बता देता हूं कि जैसे कोई एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का अपने स्ट्रक्चर अभी पार्ट 4 में आप देखेंगे, वहाँ पे आप देखेंगे कि प्लस और माइनस दोनों जो है सिचुएटेड होते हैं वो नाभिक से, यानी नाभिकीय बल के कारण। तो इसलिए ये एक दूसरे से हटते नहीं हैं, तो नाभिकीय बल एक बहुत मजबूत बल होता है। इसी प्रकार एक बल और होता है जिसे हम कहते हैं दोस्तों अंतरा आणविक बल। कौन सा बल दोस्तों? अंतरा आणविक बल। तो यही बल दोस्तों याद रखिएगा, यही बल लगता है ठोस के कणों के बीच में, अंतरा आणविक बल लगता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, तो कणों के बीच में अंतरा आणविक बल लगता है, ठोस में भी लगता है, द्रव में भी लगता है, गैस में भी लगता है। और गैस वाले को वांडर बल के नाम पे वांडर बल कह दिया जाता है। तो पदार्थों के में कौन सा बल लगता है? याद रखिएगा अंतरा आणविक बल लगता है। ये नहीं कि आप भूल जाइए, भूलना तो बिल्कुल नहीं है। ठीक दोस्तों, अब बात कर लेते हैं दोस्तों पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में। जरूरी चीजें हैं दोस्तों कि पदार्थ की अवस्था क्या है, तो पदार्थ की अवस्था के बारे में बात करनी जरूरी होती है। तो पदार्थ की अवस्था यानी पदार्थ किस अवस्था में है, किस स्टेट में रखा है पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो भैया 5 अवस्थाएं होती हैं, परंतु बताई केवल 3 जा रही हैं। चैप्टर में एनसीईआरटी में भी आपका 3 ही है। ठीक, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था, ये दो जो हैं वो आपके एनसीईआरटी के एक पीला सा पन्ना देखेंगे आप, तो उसी के ऊपर छाप के भगवान भैया रखे हुए हैं। भगवान नहीं छाप के रखे हैं, प्रकाशक छाप के रखा होगा भाई साहब। प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक, बात करते हैं ठोस अवस्था की। तो देखिए ठोस अवस्था में क्या होता है कि सारे के सारे जो पदार्थ होते हैं, ठोस अवस्था में जितने पदार्थ होते हैं उनका आकार निश्चित होता है, उनका आकार फिक्स होता है, निश्चित होता है, साथ ही साथ आयतन निश्चित होता है। आकार भी निश्चित, आयतन भी निश्चित, तो वो ठोस अवस्था के पदार्थ होते हैं। जैसे इसमें आपका ईंट आ जाता है, मेज आ जाता है, कलम आ जाता है, पुस्तक आ जाती है। तो मैं अभी आपको इसका एग्जाम्पल दे देता हूं कि सर आप कैसे कह रहे हैं। तो भाई साहब एक बात सोचिए कि जैसे मान लेते हैं ये किताब मैं यहाँ पे रखूँगा तो जितना जगह यहाँ पे घेरेगा उतना यहाँ पे घेरेगा। इसको ले आकर आपकी टेबल पे रख दूंगा फिर भी उतने जगह घेरेगा कि नहीं? घेरेगा। तो यानी जगह घेरने की क्षमता को आयतन कहते हैं, यानी इसका आयतन हर जगह पे बराबर रहेगा। आकार की बात करता हूँ, हाथ में भैया आयताकार है, इस पर कर दिया तो क्या भैया आयताकार होगा, या घनीयकार है तो घनीयकार होगा। इसी तरीके से दोस्तों हमारा ये हमारा बेलनाकार है, तो यहाँ पे भी बेलनाकार है, यहाँ पर भी कहीं पर लेके जाओगे ठोस अवस्था में है तो बेलनाकार में ही रहेगा। और याद रखिएगा इसका साथ ही साथ आयतन भी निश्चित होगा, कहीं पर रखेंगे बराबर जगह घेरेगा। ठीक दोस्तों, एकदम सिंपल, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं। आगे चलते हैं, देखते हैं द्रव अवस्था को। आगे देखते हैं दोस्तों द्रव अवस्था को कि द्रव अवस्था क्या है। तो याद रखिएगा जिसका आकार अनिश्चित होगा, आकार यहाँ पर देखिए आकार अनिश्चित है, आकार आपका अनिश्चित है, परंतु आयतन निश्चित होगा। जैसे मैं कहूँ
आप एक गिलास पानी लीजिए, उस पानी को ले जाके भगोले में रख दीजिए, वो भगोले का आकार ले लेगा, उसे निकाल करके मुंह में डालेंगे, मुंह का आकार ले लेगा, पेट में डालेंगे तो पेट के आकार का हो जाएगा। परंतु एक बात याद रखो दोस्त, 1 लीटर पानी अगर उठाया है, 1 लीटर पानी पियोगे तो पेटवा में जाके 4 लीटर नहीं होगा ना भाई। अगर आप 1 लीटर पानी को एक भगोले में डालेंगे तो 6 लीटर तो नहीं होगा, सीधी सी बात 1 लीटर ही होगा, और जगह भी उतना घेरेगा जितना वो लीटर रहेगा। यानी 1 लीटर पानी केवल 1 लीटर का जगह घेरता है, इसलिए इसका आयतन यानी घेरने की क्षमता तो भाई निश्चित होती है, परंतु आकार अनिश्चित होता है। तो उदाहरण देख लेते हैं, तो उदाहरण आपका पेट्रोल भी होता है इसका, तो तेल हम कह सकते हैं कि तेल पानी दूध, ये इसके उदाहरण हैं। ये इसके क्या है दोस्तों, उदाहरण है। सीधी सी बात, ये इसके उदाहरण आ गए। बात आई समझ में कि नहीं। अब देखिए दोस्तों, गैसीय अवस्था के बारे में बात कर लेते हैं। तो भाई जिसका ना तो आकार ही निश्चित है, ना तो आकार निश्चित है, ना तो इसका आयतन निश्चित है, दोनों अनिश्चित हैं भैया, दोनों अनिश्चित हैं। इसका तो मामला वही गड़बड़ है, दुई का दोनों गड़बड़ है भाई साहब। तो दोनों आकार और आयतन दोनों अनिश्चित चलते हैं। यानी अगर हम इसे गुब्बारे में भरते हैं, वो जो टेढ़ सा गुब्बारा आप नहीं देखे हैं, नागिन वाला जो ऐसी टेढ़ होता है, एक दिल वाला होता है, उसमें भी जो है डाल देते हैं, तो दिल वाले में भी डाल देते हैं। लोग जाता नहीं है भाई साहब, आई लव यू करते करते पहुंच जाता है। अरे समझदार बच्ची, अरे तुम गधो। चलो देखो, तो आकार और आयतन अनिश्चित होता है इसका, यानी किसी भी तरीके के जो है पदार्थ में डालेंगे वो उसी का आकार ले लेगा। एक मामला और गड़बड़ होता है, इसका आयतन भी अनिश्चित होता है। कैसे, देखिए, जैसे मान लेते हैं हम 100 ग्राम हवा लेते हैं और 100 ग्राम हवा को आपके साइकिल के टायर में डाल दें, तो अगर आप उसको डाल देंगे तो बिना दबाए आपको नहीं पता चलेगा भाई साहब कि ये कन्फर्म उतने पे है या नहीं है। अगर आप 100 ग्राम हवा को डाल दीजिए गुब्बारे के अंदर तो भी वह उतना ही जगह घेरेगा जितना वो जो है 200 ग्राम में घेरेगा। यानी आयतन भी इसका अनिश्चित होता है। एकदम सीधी सी बात हम कह रहे हैं। चलिए एक चीज़ अभी मैं आपको यहाँ पर थोड़ा समझाऊँ, अगर आप समझने का प्रयास करें। जैसे मान लेते हैं ये हमारा कोई एक टायर है और टायर में हमने यहाँ से हवा भर दी। जैसे ही हवा इसमें भरी जाती है तो जो वायु के कण हैं वो तुरंत बाहर निकलने का प्रयास करते हैं। क्या करते हैं? बाहर निकलने का प्रयास करते हैं, जिसके कारण हमें ये एकदम फूला फूला सा दिखता है। और यही वजह होता है कि हम अपने साइकिल का टायर दबाकर चेक करते हैं कि उसमें हवा है या नहीं है। एकदम सीधी बात। तो इससे पता चल जाता है भाई गैस की जो आकार और आयतन घेरने की क्षमता होती है वो अनिश्चित होती है। अब बात करते हैं प्लाज्मा की। तो प्लाज्मा एक ऐसी अवस्था है जिसमें उच्च ताप पर इसके कण आयनित होते हैं, यानी इसके कण आयन को प्रदान करने लगते हैं या आयन को ग्रहण करने लगते हैं। ऐसा सिचुएशन हो जाता है इसमें। अब बात करते हैं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो देखिए दोस्तों, ये बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में बात करें तो यह बहुत ही निम्न ताप पर प्राप्त किया जाता है। इतनी निम्न ताप पर प्राप्त किया जाता है कि हमें लगभग हम तो अपने जीवन में नहीं देख पाएंगे, हमको लगता है। ठीक, तो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट यहाँ पे है। तो एक वैज्ञानिक थे, भारतीय वैज्ञानिक थे, उनका नाम मिस्टर बोस था और आइंस्टीन जी ने दोनों ने खोज कराया था। इसलिए बोस ने पहले पता लगाया था, इसलिए भैया बोस का नाम पहले है, आइंस्टीन का बाद में है, इसीलिए इसका नाम पूरा बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट रखा गया है। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? इतना समझ में आ चुका है तो भाई साहब धमाकेदार है। अगर इतना समझ में आ चुका है तो एकदम धमाकेदार है। अब बात कर लेते हैं पदार्थ अपनी अवस्था में परिवर्तन कैसे करता है, यानी पदार्थ की अपनी अवस्था में परिवर्तन कैसे होता है। तो याद रखिएगा, पदार्थ अपनी अवस्था में परिवर्तन केवल 2 आधार पे करता है, या तो ताप के आधार पे करेगा या तो दाब के, या तो टेम्परेचर या तो प्रेशर, या तो ताप के आधार पे परिवर्तन या तो दाब के आधार पे परिवर्तन। ये फिक्स है इसका, या तो हम ताप पे पाएंगे
तब बदलेंगे या तो हम दाब पाएंगे तब बदलेंगे। मैं सीधा सा आपको एक उदाहरण देता हूं। आपने हीरे का नाम सुना होगा। हीरा भाई साहब एक नेचुरल हीरा होता है जो कोयले की खान से मिलता है, और एक आर्टिफिशियल होता है जिस पर बहुत ही प्रेशर लगाकर तथा उसको काफी टेम्परेचर देकर बनाया जाता है। तो भाई साहब इसका मतलब ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड से भी बनाया जा सकता है, मतलब कार्बन ही होता है उसके अंदर, सीधी सी बात है। तो ये आप समझ सकते हैं भाई साहब, सीधा सा लॉजिक था। अब मैं बात कर लेता हूं यहां पर, तो ये आपको चित्र दिख रहा है, ये आपको चित्र दिख रहा है मेरे भाई साहब, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बच्चे एकदम प्यार से देखो, मैं भैया बोलूंगा, मैं बच्चा बोलूंगा, सब बोलूंगा, ठीक? आया बात समझ में? मैं सब कुछ बोलूंगा, प्यार से पढ़ाऊंगा एकदम मजेदार तरीके से। तो सबसे पहले मैंने देखिए यहाँ पे क्वथन क्वथनांक क्यों लिख रखा है, गुप्त ऊष्मा क्यों लिख रखी है, अभी समझ में आएगा क्योंकि ये हमारे इस डायग्राम के अंदर नहीं आएगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं, देखिए मैं ठोस से चलूंगा। अगर भैया कभी ऐसा होता है कि ठोस द्रव में बदले, कभी ऐसा हो कि ठोस द्रव में बदले, तो याद तो एक बात तो सीधे रखिएगा कि जब कभी भी ऐसी घटनाएं होती हैं तो वो ताप के आधार पे होती हैं। किसके आधार पे होती हैं? ताप के आधार पे। तो याद रखिए कि भैया जब कभी भी कोई भी अवस्था किसी ताप पर ठोस से द्रव में बदलती है तो यह क्रिया गलन कहलाती है, और जिस ताप पर ठोस द्रव में बदलता है वह गलनांक कहलाती है। एकदम क्लियर, एकदम क्लियर। तो भैया कोई निश्चित ताप पर या किसी निश्चित ताप पर जब कोई ठोस पदार्थ द्रव में बदलता है तो यह प्रक्रिया गलन कहलाती है, और जिस ताप पर ठोस द्रव में बदलता है वह ताप गलनांक कहलाता है। एकदम सही बात। चलिए अब देखिए, अगर द्रव ठोस में बदलने लगे, जिस निश्चित ताप पर कोई द्रव ठोस में बदलने लगे तो वह उस पदार्थ का क्या कहलाता है? हिमांक कहलाता है, और यह सारी की सारी प्रक्रिया क्या कहलाती है? हिमीकरण कहलाती है। एकदम प्यार से बताया, कोई लॉजिकफुल सवाल नहीं है भाई साहब। तो अगर कभी कोई पदार्थ द्रव से ठोस में बदलने लगे तो यह प्रक्रिया हिमीकरण है, और जिस ताप पर यह प्रक्रिया होती है वह उस पदार्थ का हिमांक कहलाता है। एकदम प्यार से, कोई तकलीफ कोई परेशानी नहीं। अब देखिए, अगर कोई द्रव गैस में परिवर्तित हो, जिस निश्चित ताप पर या किसी निश्चित ताप पर जब द्रव पदार्थ गैस में बदल जाए तो उसे हम वाष्पन कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्पन कहते हैं, या वाष्पीकरण की अभिक्रिया कहते हैं, या क्या कहते हैं? वाष्पीकरण की अभिक्रिया। और जब कोई चीज गैस से किस में बदलने लगता है दोस्तों? किस में बदलने लगता है? द्रव में बदलने लगता है। जब कोई पदार्थ किसी निश्चित ताप पर गैस से द्रव में बदलने लगती है तो उसे संघनन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? संघनन कहते हैं। और याद रखिएगा, जिस निश्चित ताप पर कोई द्रव उबलना शुरू कर दे, जिस निश्चित ताप पर कोई द्रव उबलना शुरू कर दे, उसे हम क्या बोलते हैं बताइए? उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे कि भैया ये क्वथन है। क्या है? क्वथन है। जब कोई द्रव उबलना शुरू कर देता है तो उसे हम क्वथन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वथन कहते हैं। और जिस निश्चित ताप पर वह पदार्थ उबलना शुरू कर देता है उसे हम क्वथनांक कहते हैं, और उबलने की यह प्रक्रिया क्वथन कहलाती है। एकदम क्लियर। और याद रखिएगा, गुप्त ऊष्मा गलन की गुप्त ऊष्मा में आ रहा है। तो गलन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है? जब कोई पदार्थ को हम गलाने, जो जैसे कोई एक ठंडा पदार्थ है उसको हम गलाने के लिए ऊष्मा दे रहे हैं तो वो पिघल रहा है, ठीक, और गर्म नहीं हो रहा है, और पूरी तरीके से द्रव में जब बदल जाए तब वह गर्म होना शुरू करे तो इसे पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपका बर्फ को आप आग दीजिए, वो गर्म ही नहीं होगा जब तक वह पूरी तरीके से द्रव नहीं हो जाएगा, और उसके बाद उसका जो है ताप बढ़ेगा जब वो द्रव हो जाएगा। तो इस प्रक्रिया को गुप्त ऊष्मा का नाम दिया जाता है। इस प्रक्रिया को गुप्त ऊष्मा का नाम दिया जाता है। नोट करते चलिए, बहुत जरूरी है दोस्तों, बहुत जरूरी है। ठीक दोस्तों, अब देखिए, अगर कोई ठोस से
सीधा गैस बन रहा है। जैसे आपने कपूर जलाया होगा, आप कपूर को जलाते हैं तो आप देखते हैं कि वह सीधा ठोस से किसमें, गैस में बदल जाता है। तो इसे हम कहते हैं दोस्तों ऊर्ध्वापातन। इसे क्या कहते हैं? ऊर्ध्वापातन। और जब कोई पदार्थ हमारा गैस से ठोस अवस्था में कन्वर्ट हो जाए, जब कोई पदार्थ हमारा ठोस से गैस अवस्था में गैस से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? उसे हम निक्षेपण बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? निक्षेपण बोलते हैं। जब गैस से ठोस अवस्था में बदल जाए तो उसे हम, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, याद रखिएगा, उसे हम क्या कहते हैं? निक्षेपण कहते हैं। ठीक, एकदम क्लियर, याद रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, थोड़ा हमारा तापमान का जो पैमाना चल रहा है, जो हमारा तापमान का पैमाना है, कि देखिए भैया तापमान को 3 तरीकों में नापा जाता है। एक केल्विन होता है, एक सेल्सियस होता है, एक फ़ारेनहाइट। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने सूत्र लिख के रखे हैं कुछ, जिसमें आपको दिया गया है कि K बराबर C और ये 273.16। ये क्या है दोस्तों? मैं बात कर लूँगा, बिल्कुल बात कर लूँगा दोस्तों। थोड़ा सा इरेज इधर कर रहा हूँ, ज़रूरी है क्योंकि अगर अब उसे पढ़ाना है तो भाई इधर थोड़ा सा मिटाना है। ठीक, तो देखिए जैसे आपको कोई सवाल आ जाए कि भैया 32 डिग्री सेल्सियस, बोल दिया 32 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलो, बोल दिया कि भैया 32 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे? आना चाहिए ना। तो देखिए यहाँ पर आपको केल्विन का सूत्र लगाना पड़ेगा। K बराबर C प्लस 273.16। तो K लिखिए, C यानी 32 और प्लस जोड़ दीजिए 273.16। तो देखिए 3 2 5 और 7 3 10, हासिल लगाए 305.16। तो आपके पास ये आंसर हो गया। ठीक दोस्तों, तो देखिए आपको जोड़ना था 3 2 5 और 7 3 10, हासिल लग गया 1, तो हो गया आपके पास आंसर। तो ये केल्विन का आपका आंसर हो गया। इसी तरीके से दोस्तों आप देखिए C बराबर है, तो आप इन्हीं तरीके से अगर आपको केल्विन में देगा तो आप कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक, जैसे आपको बोल दिया कि मान लेते हैं 515 केल्विन को आप सेल्सियस में बदलिए, 515 केल्विन को सेल्सियस में बदलना है, तो करना ही क्या है? सीधी सी बात है भैया कि C बराबर या मान लेते हैं ज़्यादा दे देगा या कम दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो बोल दिया है आपसे, तो C बराबर आपको केल्विन में निकालना है, तो भैया आप लिख लेंगे 115 माइनस 273.16। जी दोस्तों, अब देखिए आपका बस सीधा सा 273 है, दशमलव है, 16 है, तो इसमें से आपको 115 घटा लेना है। कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं। 6 1 आपका ऐसे आ जाएगा, 13 में से 5 गया 8 आया, यहाँ पे 6 में से गया 5 आया और 2 में से गया 158। तो यहाँ पे C बराबर हमारे पास माइनस 158.16 डिग्री आ गया। इसी तरीके से आप फ़ारेनहाइट को भी ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों एकदम आराम से आपको करना ही है। क्या है? अब F बराबर, अब आपके पास मान लेते हैं कि आपको दे दिया कि 32 डिग्री, मान लेते हैं 37 डिग्री सेल्सियस दे दिया। 37 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। ठीक दोस्तों, दे दिया है कि 37 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करके दिखाइए। तो करना ही क्या है? 9/5 गुणते आपका C है कितना? 37 और प्लस कितना हो गया दोस्तों? 32। ठीक दोस्तों, तो आप ऊपर का गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 3 27 और 9 7 63, तो 270 और ये 63, 3 7 6 आपका 13, हासिल लगा 1, 333। तो ये हो जाएगा 333/5 प्लस 32। फिर इसका गुणा कर लीजिए। जब हम F बराबर गुणा करेंगे दोस्तों, देखिए अब हम इसका गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पे 5 का गुणा जब इससे करेंगे तो 333 प्लस यहाँ पे 32 है, 5 का गुणा कर लेंगे तो 5 3 15, 150 और 5 दूनी 10 यानी 160/5। तो F बराबर 3 9 4 4/5 ये हो गया। तो यानी F बराबर हमारे पास जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? देखिए 8 पंचे 5 9 45, कितना हो गया? 5 9 45 हो गया दोस्तों। फिर यहाँ से 4 आया यहाँ पे, ठीक 4 आया यहाँ पे,
तो 8 पंचे 40। उसके बाद देखिए जब हम 49 का करेंगे, देखिए यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से, 5 4 9 3 का, तो यहाँ से करेंगे तो 5 9 45, ठीक दोस्तों। फिर यहाँ पे 4 आएगा, फिर 8 पंचे 40, फिर उसके बाद यहाँ पे 30 आएगा, फिर दशमलव जाएगा 6, तो 98.6% आ गया, माफ करिए 98.6 फ़ारेनहाइट आ गया। तो ये वैल्यू हो गई एफ की। इतना समझ में आया। अब इसी तरीके से अगर आपको कभी आता है कि भैया केल्विन टू फ़ारेनहाइट में बदलिए, तो इन्हीं तीनों का यूज़ करके आप बता सकते हैं एकदम आराम से, कोई तकलीफ कोई परेशानी नहीं होगी। याद रखिएगा दोस्तों, कोई भी तकलीफ या कोई भी परेशानी आपको नहीं होने देंगे। इतना समझ में आया कि नहीं आया? इतना समझ में आया कि नहीं आया बताइए? आ गया है, ठीक। अब हम चलते हैं दोस्तों अपनी लास्ट हेडिंग की तरफ, एकदम अपनी लास्ट हेडिंग की तरफ चलते हैं, जो कि है दोस्तों वाष्पीकरण पे, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक दोस्तों, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। ज़रूरी एकदम लास्ट हेडिंग, एकदम मज़ेदार ढंग से हमने इस वीडियो को शूट किया और आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। मेहनत लगी है भाई साहब, थोड़ा सा मेहनत आप भी करिए। तो चलिए चलते हैं हम अपनी अगली स्लाइड की तरफ। तो चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं कि भैया ये हमारी जो हेडिंग है वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो देखते हैं दोस्तों वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो दोस्तों सबसे पहले सतह बढ़ाने से। तो दोस्तों वाष्पीकरण का अर्थ होता क्या है कि भैया द्रव को गैस अवस्था में बदल देना। तो सतह बढ़ाने से क्या अर्थ है? तो देखिए, तो जब हम अपने कपड़ों को भाई साहब धोने के लिए डालते हैं, धोकर डालते हैं तो करते क्या है, कपड़ों को फैला देते हैं, यानी हम उसकी सतह को बढ़ा देते हैं। कपड़ों को सूखने के लिए जब हम फैला कर डालते हैं तो होता क्या है कि सतह का विस्तार होता है और कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। यानी सतह बढ़ने के कारण वाष्पीकरण तेजी से होता है, यानी सतह अगर बढ़ेगी तो वाष्पीकरण भी बढ़ेगा, सीधी सी बात। ठीक दोस्तों, तापमान बढ़ने से, भैया जब ताप होता है, देखिए गर्मी वर्मी के टाइम पर कपड़े जल्दी सूखते हैं, ठंडी में थोड़ा टाइम लेता है कि नहीं लेता है, तो तापमान बढ़ना भी वाष्पीकरण को प्रभावित करता है। साथ ही साथ आर्द्रता क्या होती है, जो हमारे नेचर के, जो वायुमंडल आर्द्रता है जो नेचर में है, उसमें जो ओस के कण के बूंद होते हैं हल्की हल्की सी, उसे हम आर्द्रता कहते हैं। तो ऐसे मौसम जिसमें आर्द्रता अधिक होती है तो वो भी प्रभावित करता है, वाष्पीकरण को होने नहीं देता है। तभी ना भाई बरसात के मौसम में कपड़ा वपड़ा कम सूखता है, थोड़ा जो है महकने भी लगता है कपड़ा। समझ रहे हैं बात को, एकदम प्यारे। तो देखिए उसके बाद हम देखते हैं वायु की गति। तो कभी कभी क्या होता है कि गर्मी वर्मी में भाई तो सही है, कपड़ा कहीं भी सूख जा रहा है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि भैया कपड़ा नहीं सूखता है तो हवा चलती रहती है तो सूख जाता है, नहीं तो गर्मी मम्मी क्या करते हैं, कमरे में लाती है, पंखे के नीचे रख देती है तो जल्दी जल्दी सूख जाता है। यानी हवा की, यानी वायु की गति के कारण भी वाष्पीकरण प्रभावित होता है। और आपको मैं एक सीधा सा एक उदाहरण, प्रभाव अगर हम बात कर लें कि इसके प्रभाव की, तो प्रभाव भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। तो भाई साहब एक तो इसका अच्छा खासा प्रभाव हमें देखने को मिलता है कि स्पिरिट, जब कहीं पे चोट वोट लगती है तो स्पिरिट लगाता है ना डॉक्टर, तो होता क्या है कि वो हमारे हाथ पे अगर हम रखते हैं तो हमें बड़ा ठंडा लगता है, आय हाय मजा आ गया। लेकिन उसमें होता क्या है, होता यह है कि हमारी शरीर कितनी गर्म है दोस्तों, लगभग 37 डिग्री सेल्सियस के करीब गर्म है। और जैसे ही स्पिरिट हमारे हाथ पे आता है तो स्पिरिट क्या करता है कि हमारी बॉडी की हीट को एब्जर्व करके खुद उड़ जाता है और हमें ठंडा का जो है एहसास होता है। बात आई समझ में दोस्तों? इसी टॉपिक के साथ चैप्टर फिनिश्ड। दोस्तों वीडियो कैसी लगी ये जरूर बताइएगा, मैं आपके लिए दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।